मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कि आज की कड़ी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 150वां भाग है। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का समय है जब 150वें भाग पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और आज हमारे बीच इस विशेष अवसर पर बातचीत करने के लिए श्री पवन जैन साहब से हमने अनुरोध किया था और उन्होंने उसको कृपापूर्वक स्वीकार किया। श्री पवन जैन साहब की प्रतिष्ठा देश के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित आईपीएस ऑफिसर के रूप में तो है ही, वे पुलिस महानिदेशक की वरीयता वाले अधिकारी हैं और भोपाल मध्य प्रदेश में खेल कूद एवं युवक कल्याण के संचालक पद पर वर्तमान में आसीन हैं। उनकी एक दूसरी बड़ी पहचान देश के सुप्रतिष्ठित कवि के रूप में है, जिन्होंने न केवल देश बल्कि दुनिया के अनेक देशों में अपनी कविता पाठ से, अपने ओज की कविता से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। वे स्वयं एक सहृदय इंसान हैं और पुलिस की वर्दी में कवि का होना अपने आप में अप्रत्याशित है, लेकिन वे जिस तरह से इस पूरे सच्चाई को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से साकार करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके पास अनुभव तजुर्बों का एक बड़ा संसार है। वो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करेंगे। श्री पवन जैन साहब। सर मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ नमस्कार। नमस्कार सुनील, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं सर? आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा। एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया सुनील। सर ये कार्यक्रम हमने मई से शुरू किया था और लॉकडाउन में जब ये लगा कि क्या किया जा सकता है इस पूरे समय में, कितना इंसान खाली बैठे और कितना आराम करो, कितना पकवान खाओ, तो एक संवाद की एक पहल की सर। और इसमें एक संयोग ये था कि सबसे पहली कड़ी में सर्वेश अस्थाना जी जुड़े और आज 150वीं कड़ी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मैं अपने आप के लिए बड़ा सौभाग्यशाली। नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि सर्वेश जी भी मूलतः कवि हैं और मेरा भी कविता से एक स्वांतः सुखाय का नाता है। और मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे कवि मित्र, विष्णु सक्सेना हो, सरिता शर्मा हो, सीता सागर हो, हिंदी काव्य मंचों के काफी प्रतिष्ठित और काफी बड़े कवि आपके कार्यक्रम में रहे। और चूंकि मुझे अनुभव है आपके साथ 2 साल काम करने का संस्कृति विभाग में, तो निश्चित रूप से जो नींव की ईंट हो सकते हैं, हम लोग आते जाते रहते हैं खानवा दोस्तों की तरह, लेकिन आप लोग नींव की ईंट हैं, आधार स्तंभ में संस्कृति विभाग के। मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग की जो एक छवि बनी है, जिसमें बहुत बड़ा योगदान आप जैसे लोगों का है, जिन्होंने उसके लिए नींव की ईंट का काम किया है, उस विभाग की छवि के लिए, उस विभाग के नए आयाम गढ़ने के लिए। और एक समीक्षक के रूप में मैंने आपको देखा है, चाहे वो फिल्म समीक्षक के रूप में हो या कला समीक्षक के रूप में हो, कि आप कितनी शिद्दत से अपने काम को करते हैं। और विशेषकर बहुत बड़ी जो फिल्मी हस्तियां हैं, बंबई में रहते हो या इंदौर में रहते हो, आपके उनके साथ जिस तरह के रिश्ते हैं, उससे मध्य प्रदेश को और फिल्म जगत को बहुत लाभ हुआ। तो ये आपकी कृपा है, आप इस तरह से इतनी उदारता के साथ सोचते हैं और यही भाव जो है आज इतने वर्षों बाद भी 15-16 वर्ष तक लगातार कोई भी ऐसा दिन ना होगा जिस दिन आपसे मैंने अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं किया। एक सौभाग्य ही मानता हूँ। बातचीत सर आपसे करना है, आप से अधिक जानना और सुनने की आकांक्षा है। तो सर ऐसे ही पहले एक वो हमेशा एक बड़ा कैजुअल से बात कह के हम लोग शुरुआत करते हैं। ये 7-8 महीने, चूंकि आप तो पुरुषार्थी और लगातार ऐसे महकमे में है कि जहाँ 24 घंटे ड्यूटी की जाती है, वहां तो रात शाम को छुट्टी नहीं होती। तो ये 5-7 महीने का समय विशेष रूप से आपके लिए कैसा बीता सर, ये जानने की जिज्ञासा रही। देखिए, मैं मानता हूं कि ये इस तरह की आपदा कभी दुनिया में पहले नहीं आई होगी। हमें नहीं मालूम 1918 में जब स्पेन में फ्लू आया था, जिसमें कि करोड़ों लोग काल कलवित हुए थे, उस टाइम में दुनिया तकनीकी रूप से इतनी जुड़ी हुई नहीं थी। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ये दूसरे मुल्क को मालूम नहीं होता था कि ये पहली बार ऐसा संकट आया, जब भले ही वो वायरस वुहान में आया, चीन में आया, इटली में आया, यूरोप में आया और धीरे धीरे हिंदुस्तान में आया, तो पूरी दुनिया के 750 करोड़ लोग, मानव की पूरी संपूर्ण प्रजाति इस तरह डरी हुई हो, लोग कोने में दुब के रहे हो महीनों तक। इतने बड़े मुल्क में 130 करोड़ की आबादी लॉकडाउन में महीनों तक रही हो
और एक अलग तरह का है कि मतलब जब आदमी घरों में दुबका हुआ था तब पेड़ लहलहा रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, जानवर घूम रहे थे, प्रकृति पर जी उसका सर। असर नहीं था। लेकिन मानव को ये वायरस इस तरह संक्रमित कर रहा था कि कई जगह वो संक्रमित कर रहा था, कई जगह काल कलवित कर रहा था। और मैं समझता हूं कि हम लोगों के अपने पूरे जीवन काल में इस तरह की त्रासदी हम लोगों ने नहीं देखी, और अभी भी वो संक्रमण काल गया नहीं है। कई जगह जिसको अपन कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आई है, यूरोप में, अमेरिका में, और हिंदुस्तान में अभी गई ही नहीं है। तो ये हम जी सब सर। लोगों के लिए एक परीक्षा का काल है। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी परीक्षा अगर किसी ने दी है तो मेरे खाकी के साथियों ने दी है, और विशेषकर हिंदुस्तान पुलिस के लोगों ने दी है। जहां हमारे जी सर। 900 लोग काल कलवित हुए हैं इस महामारी से, 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में पुलिस वालों ने इतनी शहादत नहीं दी है। और मैं जब ट्रेनिंग में था कुछ समय पहले, खेल से पहले, तो मैंने अनुभव किया मेरे साथियों के उस दर्द को, और मैंने कहा भी कि कोरोना से जीत जाओ जब जंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। बहुत बड़ी बात है सर। और 24 घंटे मतलब इस बार लोगों ने, जनता ने भी महसूस किया कि सचमुच में पुलिस मित्र है और हम संवेदनशील होके उनकी हमदर्द बनी है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हमारे भोपाल में भी कई पुलिस अधिकारी ड्यूटी के समय ड्यूटी करते हुए इस बीमारी का शिकार हुए, और कुछ कई लोगों को मतलब उनकी प्राणों को गंवाना पड़ा। उनके नहीं सुनिए, परिवार के सबसे बड़ी बात संगठन। यह कि एक मुझे इसमें एक बहुत मैं इसको उस रूप में देखता हूं कि 70 साल में 35,000 लोगों की शहादत भी उतना काम नहीं कर पाई जितनी इस बार हमारी 2 महीने की पुण्याई काम की। जब लोग घरों में थे, अपने घरों में हिफाजत के लिए रहते थे, तब पुलिस वाले खाली चौराहे, गली नुक्कड़, सड़कों पर गश्त लगाते। और उनको तो पता भी नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों को ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाता कि महामारी का सामना कैसे करना, क्योंकि ये इस तरह का दौर कभी आया नहीं था। जो डॉक्टर्स बिल्कुल सर। होते हैं, जो नर्सेज होते हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, उनको वायरस के बारे में, महामारी के बारे में और संक्रमण के बारे में आइडिया होता है। पुलिस वालों को रोकने टोकने या किसी को आइसोलेट करने में, किसी को हॉस्पिटल ले जाने में अनुभव भी नहीं है कि आपको क्या सतर्कता रखनी है। तो पहले शुरू में हमारे पुलिस वाले बहुत तेजी से संक्रमित हुए, बाद में पीपी किट आई, उनके लिए ग्लव्स दिए गए। कई जगह पुलिस वाले पीपी किट इतनी गर्मी में पहन नहीं पाते थे, और जैसा हमने देखा कि इंदौर में हमारे एक इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी काल कलवित हुए, फिर उज्जैन में एक इंस्पेक्टर पाल कलवित हुए, मध्य प्रदेश में भी 17-18 लोगों की अभी तक इस संक्रमण से मृत्यु हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं बरती। कई बार लगातार होता है देखते थे सर। कि जब आप लोग खाली सड़क है लेकिन पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे होते हैं। कई बार तो बहुत ऐसे दृश्य मैंने देखे कि पुलिस वाले अपने घर नहीं जाते थे महीनों तक, किसी होटल में, धर्मशाला में रहते थे, क्योंकि उनके बच्चे संक्रमित ना हो जाए। कई जगह हमारे थाना प्रभारी घर में जाते थे, अपने आंगन में उल्टी जो है वो बाल्टी के ऊपर खाना रख के खाते थे, और बच्चों को वहीं से देख लिया करते थे। तो ये हमने दूसरों को बचाने के लिए अपने परिवार को छोड़ा और उस बीमारी से संक्रमित भी हुए। और तब लोगों ने देखा कि जब चौराहे खाली हैं, सड़कें खाली हैं, पुलिस वाले फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं। कई बार वो अपना खाना किसी दूसरे को दे देते थे, कई बार कोई मजबूर व्यक्ति मिला तो उसकी मदद करने के लिए चल पड़ते थे। तो ये जो पुलिस का एक नया रूप आया, उसको बरकरार रखना भी हमारे लिए एक चुनौती होगी। हमारी जो पुण्याई 70 साल में हमें किसी और काम ने नहीं दिलाई, हमारी सीमा पर हो या संसद के हमले में हो या बंबई के हमले में हो, हजारों लोगों काल कलवित हुए, लेकिन इतनी पुण्याई लोगों ने बहुत करीब से देखी कि विषम परिस्थितियों में पुलिस कितना काम करती है। और मैं मानता हूं कि ये जो हमें अनुभव था होली, दिवाली, ईद, दशहरा पे घंटों काम करने का, वो हम लोगों के काम आया। और जो एक मन में भाव रहता है कि हमने वर्दी पहनी है तो हम वतन की हिफाजत के साथ साथ लोगों की हिफाजत करते हैं, ये लोगों को भी एहसास हुआ। ये मैं देखता था सर कि शाम को भी जैसे अवधि खत्म होने के बाद घर के अंदर चले जाना है तो अपने आप आदमी जाता ही नहीं था। वो तो पुलिस जब तक कहे नहीं तब तक अंदर लोग जाना नहीं चाहते। तो वो एक अलग जिम्मेदारी थी कि 6 बजे के बाद आप बाहर मत निकलिए। तो ये लगातार मतलब आम जनता को भी कितना ज्यादा समझाना पड़ता है ये। और फिर पुलिस मैं उस पर कई निश्चित बार रूप ये से कहता हूं कि अगर
ये जो लॉकडाउन का लॉक है वो पुलिस तय करती है। लॉकडाउन का लॉक अगर पुलिस नहीं होगी तो टूट जाएगा, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कानून को मानना ही नहीं चाहते। तो आपने देखा होगा सब जगह लॉकडाउन जब पहली बार लागू किए गए, लोग घरों से निकलते थे, पुलिस रोकती थी, टोकती थी, और जब तक कई बार उनकी मरम्मत नहीं होती थी तब तक लोग नहीं मानते थे। तो कई बार पुलिस को मजबूरी में भी कई बार कानून के पालन के लिए लाठी उठानी पड़ती है, क्योंकि कई लोग, जैसे इंदौर में बीच में ये हुआ कि थोड़ी सी हमला भी करते थे, तो लोग जो है बाजार में चले गए। कई जगह ये हुआ कि वो उनके बचाव के लिए गए कि आप कोरोना संक्रमित हैं, आपको हॉस्पिटल जाना है, वहां से किसी मरीज को लेने गए तो लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, कई डॉक्टरों पे हमला कर दिया। अब आप उसको बचाने के लिए उसके घर जा रहे हो और वो व्यक्ति आप पर हमला कर रहा है। इस तरह की त्रासदी भी हमारे लोगों ने झेली, लेकिन तब भी डगमगाए नहीं, और हमारे न डगमगाने से लोगों का विश्वास हम में बना रहा। सर इस सब संकट से जिस तरह से ऐसा लग रहा है इस समय मध्य प्रदेश में आंकड़ा कम होता जा रहा है, केवल भोपाल में सैकड़े में संख्या है, बाकी अन्य जिलों में दहाई में, इकाई में प्रतिदिन मरीजों की संख्या। आने वाले समय में आपको क्या लगता है किस तरह का समाज और लोग और रिश्ते नाते होंगे, संबंध होंगे? देखिए, इस दौर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और सबसे बड़ी बात तो ये सिखाया है कि हमारे लिए स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हमें किसी भी महामारी बीमारी का सामना करना है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए। और दूसरा, जो भी चीजें हमें सिखाई गई कि हमें 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क पहनना है, हाथों को धोते और सैनिटाइज रहना है, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हमें अपना आत्म अनुशासन रखना है। इस महामारी ने हमें अपने आत्म अनुशासन को भी सिखाया, अगर हमें अपनी हिफाजत करनी है, क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी तंत्र, कोई भी डॉक्टर आपका तब तक नहीं आपका इलाज कर सकते जब तक आप खुद मानने को तैयार नहीं। तो जैसे अभी त्योहार आ गए हैं, थोड़ी सर्दी बढ़ने लगी है, तो ये संक्रमण फिर से फैल सकता है, और आपने जैसे देखा होगा कि एक व्यक्ति से सैकड़ों व्यक्तियों में हो सकता है। तो सावधानी और हिफाजत की जरूरत है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, या जिसकी चर्चा हो रही है कि एक हर्ड इम्यूनिटी होगी, लेकिन वो एक वैज्ञानिक तथ्य है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें अपनी जो हिफाजत के जो मूल मंत्र हैं कि हम डिस्टेंसिंग रखें, 6 फीट की दूरी रखें, मास्क पहने, खुली जगहों पर जाएं तो थोड़ी सी आप ले सकते हैं कि जब आप घूम रहे हैं और आसपास नहीं है, या आप साइकिल चला रहे हैं, या आप आउटडोर में हैं, तो आप थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं। लेकिन आप इंडोर में हैं, बाजार में हैं, भीड़ में हैं, थिएटर में हैं, तो आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी है और निरंतर हाथ धोते रहना है। और जब भी कोई ऐसी चीज आती है, अगर आपको बुखार हो गया, हल्की सी खराश हो गई, या कोई भी आपको गंध नहीं आ रही है, तो आपको तुरंत अपना टेस्ट कराना है। आपको अपनी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी पता रखनी है ताकि उनको आप आगाह कर सकें। तो बहुत सारी चीजें हैं। इस कोरोना काल ने 5-6 महीने में एक तो चीज लोगों के मन में ये विश्वास पैदा किया है कि अगर कोई बीमारी हो गई तो बचाव भी है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर अपन कहें मृत्यु दर है तो 1.5% है, तो 98.5% लोग इस बीमारी को पराजित करके योद्धा की तरह लौटे हैं। समाज ने उनका स्वागत भी किया है, और जो पहले कोरोना के नाम से लोग डरने लग जाते थे उतना डर कम हो गया है। आज भी मैं अभी कहीं गया था, थोड़ी दूर से ही लौटा हूं, तो रास्ते में लोगों के चेहरे पर त्योहार में जो रौनक थी वो थोड़ी लौटी है। बाजारों में लोग रौनक लौटी है, तो वो रौनक भी रहनी चाहिए, रोजगार भी चलने चाहिए। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है, जब तक इसका इलाज नहीं होता है, तब तक हमें हिफाजत करनी है, और जो भी स्वास्थ्य विभाग और जो भी सरकार के निर्देश है उनका पालन भी करना है। सर इस 7-8 महीने में विशेष रूप से कुछ कोरोना काल में आपके मन के कवि ने कुछ अलग से कुछ रचा कोरोना को लेकर और इस पूरे सामाजिक मानसिक स्थिति को लेकर? मैंने एक तो वही जो मैंने पुलिस के लिए कविता कही थी, वो कविता मैं मानता हूं कि मैंने उनके विशेष संदर्भ में कही थी, और एक कविता मैंने पलायन पर भी लिखी है। तो मैं थोड़ा सा, चूंकि मेरी नई कविताएं हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो कविताएं जब भी बीच में होगा तो मैं वो 2 कविताएं मैंने जो कोरोना काल में रची हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। जरूर सर, अभी कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। मैं एक मिनट थोड़ा कागज ले लूंगी, ये कविताएं मेरी नई हैं। सुनिए, सामान्यतः मैं कागज का प्रयोग नहीं करता, लेकिन मेरे को नई कविता होने से थोड़ा सा मुझे
नहीं, बल्कि मैं आपसे यही कह रहा था कि आप कॉफी वगैरह भी पी सकते हैं सर, बहुत कैजुअल बातचीत है, आनंद आता है इसमें, कहीं कोई वैसा नहीं। अब इस तरह के संवादों में हम लोग चाय वगैरह भी रख सकते हैं पास में, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अभी आपका बीच में कोशिश करता हूँ आप चाय कॉफी वगैरह लेने की। मैं एक कविता अभी आपने जो मैंने कही थी कि हिंदुस्तान के उन लाखों पुलिस कर्मियों के लिए कविता मैंने कही है जिन्होंने इस जी जी कोरोना काल में जी पुलिस की पूरी पुण्याई का अर्जन किया है, और लाखों लाखों पुलिस वालों को मैं करोड़ों करोड़ों सलाम करते हुए कविता पढ़ता हूं। जी जी कोरोना से जीत जाओ जब जंग, तब मत जी। कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। वाह। कोरोना से बचने लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे, तब हम खाकी जी पहनकर आपकी सुरक्षा के लिए गली नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। किसी बीमार जी को अस्पताल पहुंचाने में या किसी जरूरतमंद को मदद दिलाने में, किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हाँ, हम ही तो वर्दी पहनकर पहली पंक्ति में खड़े थे। लोगों को रोकने, टोकने और आइसोलेट करने में हमने लाठी, पत्थर और तलवारों के कितने वार सहे थे। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे। क्या बात। पुलिस, डॉक्टरों और सफाई कर्मियों को छोड़ सभी तो इस वायरस से सहमे और डरे थे, मगर फिर भी हम खाकी वाले ड्यूटी पर मुस्तैद खड़े थे। बंद थे दफ्तर, बंद थी दुकानें, शहर था बंद, सन्नाटा भारी था, लेकिन हर मुश्किल मौके पर पहुंचा वर्दीधारी था। लोगों का विश्वास जगाने घंटों गश्त लगाते थे, पर अपने परिवार की खातिर हफ्तों घर नहीं जाते थे। हमारे भी हजारों साथी इस महामारी की चपेट में पड़े थे, फिर हम खाकी पहनकर अपने फर्ज पर अड़े थे। मुझे भी लगती है भूख और प्यास, वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस, नींद और थकान मुझको भी सताती है। सच बताऊं, नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत याद आती। क्या बात, बहुत टूट मार्मिक। जाता टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, गरम थोड़ा भी डगमगाते, फिर कैसे बेफिक्र होते बुजुर्ग और कैसे बच्चे मुस्कुराते। गर जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, तब मत कहना हम करमवीर, देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। क्या बात। तो मैंने ये दो कविता भोपाल में कुछ पुलिस वालों को पहली बार कही थी, और जी उनको जी लगा कि ये निश्चित रूप से उनके मनोबल बढ़ाने वाली कविता है। तो मैंने फिर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी, काफी जगह वो पहुंची, पूरे देश के पुलिस वालों में पहुंची, और मुझे कम से कम ये रहा कि मैं अगर ड्यूटी नहीं कर रहा हूं तो ट्रेनिंग में था मैं उस वक्त, तो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि इस महामारी के लिए जो भी पुलिस ने अभी जो ड्यूटी की है वो केस स्टडी का काम करेगा। आगे वाले दिनों में जब हमारी ट्रेनिंग नॉर्मल होगी, अभी हम लोग हाँ ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन जब हमारे पुलिस ट्रेनिंग संस्थानों में ट्रेनिंग होंगी, तो ये जो महामारी में पुलिस ने काम किया है उसकी केस स्टडी को लेके हम लोग जरूर अपने नए लोगों को बताएंगे कि कैसे इस दौर में काम करना है। सर्वेश अस्थाना जी ज्वाइन हुए हैं, उनका हमने शुरू में जिक्र ही किया था सर, उन्होंने आपको वेव दिया है, नमस्कार किया है। सर्वेश सर्वेश जी भाई को को भी मेरी ओर बताना से चाह। बिल्कुल, सर्वेश जी हमारे परम मित्र हैं और हम उनके बुलावे पर लखनऊ भी गए हैं। वो हमारे बुलावे पर भोपाल आए हैं और मंच के बड़े संचालक हैं, और मेरे प्रति बहुत स्नेह और श्रद्धा है, और मैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम कर रहा हूँ। सर्वेश भाई से ही हमने कहा था कि हम एक शुरुआत कर रहे हैं, आप पहले कभी होगे जो इस बातचीत पे शामिल होंगे, आप तैयार हो? तो बोले हाँ मैं तैयार हूँ। लेकिन ये हुआ कि वीडियो संयोजन मैं 6वीं कड़ी से सीख पाया, तो पहले 5 जो है वो रिकॉर्ड में नहीं है, 6 से रिकॉर्ड है पूरा, वो यूट्यूब पे संग्रहित है। नहीं, लेकिन ये भी एक बहुत लेकिन बड़ी बात है कि आपने ये कोरोना काल में
इस तकनीकी के माध्यम से हजारों हजारों लोगों तक हम लोगों की बात पहुंचाई है। और कला, साहित्य, संगीत और नृत्य से जुड़े हुए लोगों से आपने बात की है, तो मैं हमेशा एक चीज और कहता हूं सुनील, कि मैं जब कला में था, जब मैं संस्कृति संचालक और न्यासी भारत भवन था, तो मैं ये कहता हूं कि वो मेरे जिंदगी का सबसे स्वर्णिम काल था। मैं जब भी निश्चित कभी रूप से सर। मैं ये मानता था कि हम उन लोगों से मिलते हैं कला, संगीत, संस्कृति में जो लोगों को आनंद देते हैं, चाहे वो हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, पंडित शिव शंकर शर्मा जी हों, AR रहमान जी हों, जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो फिल्मी दुनिया के हों, संगीत के हों, रतन श्याम हों, हबीब तनवीर जी जी थे जी। भोपाल से, बहुत सारे लोग थे। तो इनके साथ मिलने में एक आनंद आता है, और ये वो लोग होते हैं जो समाज को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, अंदर पूरे रस से भरे हुए रहते हैं। पुलिस में हमारा वास्ता उन लोगों से ज्यादा पड़ता है जो लोगों को पीड़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रस परिवर्तन होता है कि आप उन लोगों से मिलते हैं। तो मैं हमेशा पुलिस वालों के लिए एक बात कहता हूं कि पुलिस की नौकरी थोड़ी विषम परिस्थितियों की है। जी जी। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे मेरी हस्ती है। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे मेरी हस्ती है। फूल, मोहब्बत, इज्जत, ताली, जाने कैसी बस्ती है। पुलिस वालों को वाह। तालियां मिले, इज्जत मिले, ऐसा काम करिए। कोरोना काल ने पुलिस वालों को इज्जत और ताली दी है। मैं चाहता हूं कि पुलिस का ये जो काल है वो उसकी ड्यूटी का और ट्रेनिंग का ऐसा बने कि आगे भी पुलिस को ये इज्जत और ताली मिलती रहे। ये बात सही है सर कि ये पूरे समय में दो विकट मौसम, एक गर्मी का जिसको सहना मुश्किल है, एक बरसात का जिसको सहना मुश्किल है, और एक अजीब सा संयोग है कि इस बार बरसात खूब हुई। इस पूरे समय में ड्यूटी पुलिस ने बहुत अच्छे से निभाई, ये भी एक बात है। लेकिन क्या होता है सुनील, पुलिस की ये जो पुण्याई है वो क्षणिक है, स्थायी नहीं है। लोगों के मन में जो अतीत है पुलिस का वो बहुत नहीं है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि अंग्रेजों ने इस पुलिस की अवधारणा जो वर्तमान है वो अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी, तो कहीं ना कहीं एक अविश्वास है पुलिस के प्रति लोगों के मन में। तो इस धारणा को बदलने में समय लगेगा, और मैं मानता हूं कि ये सही समय है कि जब हम अपनी ट्रेनिंग में, अपने रवैये में, अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाएं कि अगर कोरोना काल में 3, 4, 5 महीने तक पुलिस वाले निरंतर ड्यूटी कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर का इंसान जिंदा होता है। और मैं वो मानता हूं कि हर खाकी वर्दी के अंदर एक इंसान होता है। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। शहर सोए चैन से, बस इसलिए सोता नहीं। कर्म पथ में है मिले मुझको, मगर कांटे बहुत। आदमी हूं, कैसे कह दूं, मैं कभी रोता नहीं। तो जो खाकी के अंदर का इंसान है वो जितना जागृत होगा, जितनी हमारी इंसानियत लोगों के बीच में जाएगी, उतनी ही पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ये बात तो है सर। और लेकिन उसके बावजूद दोनों तरह की स्थितियां देखता हूँ। समाज का विश्वास भी पुलिस पर बहुत है। मैं जैसे अब चूंकि सिनेमा से जुड़ा हूं तो मुझे सलीम जावेद की लिखी हुई फिल्म शक्ति बहुत पसंद आती है। दिलीप कुमार उस पे पुलिस अधिकारी के रूप में रहे, और जिसकी अपनी एक स्ट्रगल अपने बेटे से ही चलता है। वो बेटा सिर्फ बचपन में ये सुन लेता है, उसके वो बेटे का किडनैप हो जाता है, तो कुछ बदमाश धमकी देते हैं फोन पर दिलीप कुमार को, पुलिस अधिकारी को, कि अगर तुम हमारे अपराधियों को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। और वो फोन उस बच्चे को सुना भी रहे होते हैं, तो वो वहां से कहते हैं कि तुम बेशक मेरे बच्चे को मार दो, लेकिन मैं इन गुनाहगारों को नहीं छोड़ूंगा। तो उस बच्चे के मन में तब से एक साइकोलॉजी बन जाती है कि मेरा पिता ही मेरा दुश्मन है या फिर मुझसे प्यार नहीं करता। वो द्वंद्व जीवन भर चलता है। लेकिन कितना बड़ा स्ट्रगल एक एक पुलिस अधिकारी जीता है, उसकी एक नायाब उदाहरण है वो फिल्म शक्ति। मुझे बहुत पसंद आती है। सुनील, तो ऐसी ये बहुत भी सारी फिल्में बनी हैं जो पुलिस के सही रूप को लाती हैं। उसमें एक अर्ध सत्य थी, उसमें एक खाकी अर्थ। थी, उसमें गंगाजल जी। थी। ये जो हाँ दबंग और सिंघम जो बनी है वो थोड़ा सा मसाला फिल्में हैं, लेकिन हाँ। इसमें ही मैं एक बात कहना चाहता हूं। शायद आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले बंबई में 10 आतंकवादियों ने हमला किया था, सैकड़ों जी जी। निर्दोष लोगों की जान भी ले ली थी। और एक मुंबई पुलिस का एक ASI था, नाम था तुकाराम ओमले। अजमल हाँ कसाब की मशीन गन की सारी गोलियां उसने अपने सीने पर झेली थी, लेकिन उसने अजमल कसाब को ऐसा जकड़ा कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। और अजमल कसाब हाँ। अगर जिंदा नहीं पकड़ा गया होता तो पाकिस्तान नंगा नहीं होता। आज पूरी दुनिया अजमल कसाब को जानती है,
और उस एएसआई तुकाराम ओमले को मुंबई में कोई नहीं जानता। तो मैं कई बार कहना चाहता हूं कि लोग अंतर समझें। भगत सिंह के फांसी के फंदे में और अजमल कसाब के फांसी के फंदे में फर्क होना चाहिए। इस देश में लोग अजमल कसाब को नहीं जाने, तुकाराम ओमले को जाने। इंदौर में लोग देवेंद्र चंद्रवंशी को जाने, उज्जैन में लोग यशवंत पाल को जाने, जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दी है। तुकाराम ओमले जैसे लोग, देवेंद्र चंद्रवंशी जैसे लोग जिस दिन हमारे नायक बनेंगे, जिस दिन शहर उन पर गर्व करेगा और अजमल कसाबों की चर्चा नहीं होगी, तब हम मानेंगे कि हम में वाकई में वतन परस्ती में और गद्दारों में फर्क करना सीख लिया। सर, इस यशस्वी सेवा में आते हुए कविता आपके जीवन में कब कैसे आई, ये जानने की जिज्ञासा बहुत है। सुनील, वैसे तो मैं कोई मूलतः न तो मैं तो छात्र जीवन में मेरा थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ने के प्रति मेरा रुझान था, मैं देहात में था। तो दो कारणों से मैं समझता हूं कि हिंदी का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। मैं राजाखेड़ा के छोटे से कस्बे से हूं। वहां के मेले में एक बार मुशायरा हुआ। आदरणीय राहत इंदौरी जी मेरे बहुत अजीज मित्र थे, कुछ दिनों पहले काल कलवित हो गए इस कोरोना काल में। तो वो आए उस मुशायरे में। बाल कवि के रूप में मैंने एक कोई तुकांत कविता पढ़ी थी। मैं 13-14 साल का रहूंगा, 42 साल पहले का वाकया है ये। तो कार्यक्रम के बाद मैंने उनसे कहा कि सर मेरी कविता कैसी थी। जिज्ञासावश मुझे उनने मेरी पीठ थपथपाई, कहा कि बेटा तेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ऐसे ही पढ़ते रहो। उसके बाद मैं कॉलेज में गया धौलपुर में। तो वहां शरद मेले में कवि सम्मेलन होता था। वहां की परिपाटी है राजस्थान की, यूपी की, मध्य प्रदेश की, कि जब मेले होते हैं तो एक दिन कवि सम्मेलन, एक दिन मुशायरा होता था। तो बड़ा कवि सम्मेलन होता था। आदरणीय काका आदर्शी, निर्भय आदर्शी, नीरज जी, ब्रजेंद्र अवस्थी जी, रमानाथ अवस्थी, जैमिनी हरियाणवी और अशोक चक्रधर, सुरेंद्र शर्मा, हरिओम पवार, ये तब युवा कवि थे, ये सब लोग आते थे। अग्निवेश शुक्ल वीररस के कवि थे। तो हम पहली पंक्ति में शाम को जाके बैठ जाया करते थे ताकि जगह बाद में पीछे न। और वो कवि सम्मेलन देर रात तक चलते थे, 2 दौर होते थे। जब सुबह बस जाने का समय आता था तब तक चलते थे ताकि लोग सीधे बस स्टैंड चले जाएं। तो वो मैंने 7-8 घंटे जो रात में सुना, मुझे लगा कि बड़ा अच्छा माध्यम है, हजारों लोग सुनते हैं। तो मेरे मन में कविता लिखने की ललक जागी। और मैं फिर जब अपने ट्रेनिंग में गया मसूरी में और वहां हैदराबाद में, तो मैंने अपने साथियों को बीच में पहली बार कुछ कविताएं सुनाई। तो उनमें से कई साथियों ने कहा कि पवन तुम्हारी कविता में बड़ा अच्छा भाव है, तुम कविता और लिखते रहिए। फिर मैं मंच पर पढ़ने लगा। जब मैं सरगुजा में एसपी था तो मुझे अभी भी वाकया ध्यान है कि वहां बड़ा कवि सम्मेलन होता था। दशहरे मैदान में 15-20 हजार लोग आते थे। आयोजन समिति ने, अशोक चक्रवर्ती संचालक थे, उनसे कहा कि हमारे कप्तान साहब भी कविता लिखते हैं। उन्होंने मुझे एक कविता के लिए दावत दी। मैंने वो कविता पढ़ी, उनको बहुत अच्छी लगी। मैं समय हूं। उन्होंने कहा कि आपने विसंगतियों पर, विषमताओं पर बहुत अच्छा चित्रण किया व्यंग्य के माध्यम से। और बाद में कहा कि समापन पर हम चाहते हैं कि ये कवि फिर से कविता पढ़े। तो उस दिन वो रात मेरे लिए एक गौरव की रात थी। हमारे साथियों ने कहा कि हमारे कप्तान राष्ट्रीय कवियों के साथ और उनके साथ इतनी अच्छी कविताएं पढ़ी। कुछ दिनों बाद अशोक जी को मेरे पत्र आया, बड़ी सुंदर सी उनकी लेखनी, उनके बड़े अच्छे से हस्ताक्षर, कि पवन जी आप पुलिस की सकारात्मक छवि को रखते रहिए और आगे फिर आपसे मुलाकात होगी और ये आप पुलिस की छवि बदलने में मददगार हो सकते। मेरे लिए वो शब्द आज भी प्रेरणा का काम करते हैं। मैंने वो चिट्ठी संभाल कर रखी है। मैं उनको अपना गुरु मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि मैंने जो कुछ भी अच्छा लिखा है उसके लिए अशोक जी की प्रेरणा मेरे लिए काम करती है। तो वो कवि सम्मेलन का श्रोता होना। और दूसरी बात जो हिंदी का एक एहसान है सुनील मेरे ऊपर, मैं देहात से था। मैं जब जयपुर में यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए मैंने तैयारी करना शुरू की तो मेरे मन में एक धर्म संकट था। क्योंकि मेरी मूलतः हिंदी पर तो पकड़ थी, लेकिन चूंकि मैं फिजिक्स में एमएससी किया था, मेरा ऑप्शनल फिजिक्स था, तो मैं फिजिक्स को अंग्रेजी में अच्छे से लिख सकता था और इतिहास और जनरल स्टडीज को हिंदी में। मैंने कहा चलो पूरी कोशिश करते हैं। मैं पहला विद्यार्थी था हिंदुस्तान में कि एक विशुद्ध विज्ञान के फिजिक्स के विषय को, भौतिक शास्त्र को मैंने हिंदी माध्यम से लिखा और मैं आईपीएस में चयनित हुआ। तो हिंदी का एक एहसान है, इस भाषा ने, इस जुबान ने मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचाया है। मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन जो भी देखता हूं, महसूस करता हूं, उसको लिखता हूं और लोगों तक अपनी बात रखता हूं।
क्या बात है, ये सब सुन के बहुत सुखद भी लगता है। मैं उस, जैसे आप कहते हैं ना कि चक्रधर जी का कहा हुआ वाक्य नहीं भूल पाता हूँ, मैं भी एक वाक्य नहीं भूल पाता हूँ जो आपके कविता के लोकार्पण के समय रविंद्र भवन में मैं समय हूँ के समय रुस्तम सिंह जी ने कहा था। उस समय वो शायद मिनिस्टर थे, और जी जी, वो मंत्री। वो हाँ, और आईपीएस पुलिस अधिकारी तो रही हैं, हाँ, बड़े वो बड़े पद पे। मतलब रिटायर्ड आईपीएस अफसर थे, फिर वो विधायक भी रहे, मंत्री थे उस वक्त। उस कार्यक्रम की उन्होंने, माननीय गवर्नर साहब जो उस वक्त थे, बलराम धाकड़ साहब मुख्य अतिथि थे, रुस्तम सिंह जी उसमें अध्यक्षता कर रहे थे, और उन्होंने निश्चित रूप से, उनका अनुभव भी था कि वो पुलिस में रहे थे। उन्होंने एक वाक्य बोला था आपके लिए कि आपके जैसा माता पिता का भक्त कोई ना होगा, बोले मैंने देखा नहीं कभी। इस संवेदना को भी छूना चाहूंगा सर। मैं ये मानता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं, मैंने कहा ना कि मेरे माता पिता ने मुझे ही हौसला अफजाई की। मैं जब जयपुर पढ़ने के लिए गया, तब तक मैं जानता ही नहीं था कि सिविल सेवा क्या होती है। मैं गांव में पहले पढ़ा, सरकारी स्कूल में, फिर धौलपुर के सरकारी कॉलेज में। एक चीज और थी कि हम लोग जब फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो हमारे यहाँ कोई टीचिंग फैकल्टी नहीं थी। तो हमारे जी। प्रैक्टिकल लेने के लिए जब एक्सपर्ट आते थे, तो जो लैब असिस्टेंट होता था वही हमारे प्रैक्टिकल कराता था। तो कई बार वो एक्सपर्ट बड़ा नाराज हो जाता था कि आप कैसे पढ़ते होंगे बच्चे जब वहां पे टीचर्स नहीं है। राजा खेड़ा में जिस स्कूल में थे, तो वहां पे लैब ही नहीं थे, बिल्डिंग ही नहीं थी। तो ऐसे हम्म। स्कूलों से पढ़ के जब हम जयपुर गए, तो हमें लगा कि सरकारी तन से बाहर जब यूनिवर्सिटी में गए, तो वहां सारी व्यवस्थाएं थी। वहां पता चला कि सिविल सेवा का कोई परीक्षा होती है। हमारे हॉस्टल जी। में रहने वाले कुछ साथी तैयारी कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भाई ये एग्जाम पहले प्रीलिम्स होती है, फिर मेन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन पिताजी ने मेरी हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो तुम, लेकिन अगर तुम कलेक्टर एसपी बन जाओ तो और अच्छी बात है। उनको नहीं मालूम था कि कौन सी परीक्षा होती थी, लेकिन जयपुर में जाने के बाद मुझे पता चला कि सिविल सेवा से बन सकते हैं। तो पिताजी का एक हम्म। सपना था कि मैं इस सेवा में बनूं, और उनका सपना पूरा करने के लिए मैंने मेहनत की। तो जब मैंने अपने पिताजी को खो दिया, तो मुझे लगा कि मेरे गांव से रिश्ता नाता टूट जाएगा, क्योंकि वो होते जी। तो हमारा आना जाना होता था। तो मुझे लगा जी। कि वो भी काफी दीन दुखियों की सेवा में रहते थे, तो हमने उनके नाम पर एक ट्रस्ट बनाया और एक प्रण लिया कि हर वर्ष उनके याद में हम लोग एक मेडिकल कैंप लगाएंगे। फिर धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ। पहले हमने पोलियो करेक्टिव सर्जरी का काम शुरू किया। पूरे जिले में हमने जब पोलियो शल्य चिकित्सा के सारे पेशेंट अटेंड कर लिए। फिर हमने अंधत्व निवारण के लिए अभियान चलाया, और पिछले 20 हाँ। साल में हमने 25 कैंप लगाए हैं। 50,000 लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया है, उन्हें आंखों की रोशनी दी है, उन्हें विकलांग से सबलांग बनाया। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे देश के कवि और शायर वहां अपने श्रद्धा सुमन और काव्यांजलि देने आते हैं। एक दिन मरीजों के सम्मान में कविता होती है, एक दिन डॉक्टरों के सम्मान में कविता होती है। राजा खेड़ा में, आगरा में, ग्वालियर में, मुरैना में हमने 50 कवि सम्मेलन भी आयोजित किए हैं। अब हम हर साल 2 कैंप करते हैं। तो मैं मानता हूं कि जिस जन्मभूमि में हम पैदा हुए, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। जिन माँ बाप ने हमें काबिल बनाया, उनके एहसान का हम लोग एक तिनका भी नहीं चुका सकते। तो मैं मानता हूं कि पिताजी की स्मृतियों को जीवित रखने का, मेरे गांव से जुड़ने का एक तरीका है कि हम दीन दुखियों की सेवा करें। और हमें अगर कुछ सामर्थ्य दिया है समाज ने, तो उस समाज को थोड़ा बहुत लौटा सकें, जिसके वो लोग हकदार हैं जिनके पास वो सब नहीं है। राजा खेड़ा से आपका इसीलिए एक जो नब्ज नाड़ी जैसा तार है वो जुड़ा हुआ है। वहां पर प्रतिबंधों का वितरण हो या आंखों का ऑपरेशन हो, कितने सारे लगातार आस पास के लोगों का, या वहां जो दूर दूर से भी लोग आते हैं, उन सभी के लिए ये एक जो सौगात है या एक पुण्य का काम है हर साल होने वाला। इससे मैं ये मानता हूं कि अगर सुनील, अगर आप सच्ची भावना से कोई भी काम करें और आपकी नीयत अच्छी है, तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। मैंने अपने ट्रस्ट में कभी भी कोई भी किसी से सहयोग की अपेक्षा नहीं की है। हमारे जो साथी और ट्रस्टी हैं वही सब लोग करते हैं, और हम लोग किसी से कोई डोनेशन लेते भी नहीं है। लेकिन हमारे जो गांव के लोग हैं वो मानते हैं कि ये जो हमारा कैंप है हमारा अपना है। हमारे सैकड़ों वॉलेंटियर वहां पे काम करते हैं, हजारों लोग आते हैं। 3 दिन वहां एक मेला सा रहता है, और लोग महीनों से इंतजार करते हैं। जब हमारा कैंप होता है, तो उस मेडिकल कैंप में आने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी सैकड़ों लोग राजाखेड़ा पहुंच जाते हैं।
विशेषकर हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पुरेंद्र भसीन ग्वालियर के हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं, वो उनकी पूरी टीम आती है, वो सारे आउटडोर करते हैं। डॉक्टर संजय शर्मा है, डॉक्टर नीरज निगम है वित्सा के, वो दंत चिकित्सा के लिए आते हैं। पहले उदयपुर से मानव सेवा संस्थान के दर्जनों डॉक्टर आते थे ऑपरेशन करने, तो वो उस पूरी भावना से अभिभूत होते हैं। डॉक्टर भसीन तो कई बार कहते हैं कि राजा खेड़ा का कैंप मेरा अपना है, और वो जब भी हम लोग कोई डेट कहते हैं तो वो दे देते हैं। तो डॉक्टरों का जुड़ाव बन गया, लोग जुड़ते गए और ये सिलसिले चलते गए। सारे जो कवि आते हैं, शायर आते हैं, 2 दिन वहां पे रहते हैं। सारे कार्यक्रम, आप तो इतने कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहे हैं, कवि आते हैं सुबह और शाम को या रात को चले जाते हैं। वो राजा खेड़ा में आते हैं, वहां कविता सुनाते हैं, अगले दिन मुरैना और ग्वालियर में सुनाते हैं, डॉक्टरों का सम्मान करते हैं, और बिना किसी अपेक्षा के साथ एक अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए संस्थान के प्रति जाते हैं। तो ये मेरा दूसरा जो परिवार है कवियों का, उसका बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैंने जिस कवि से भी अनुरोध किया, किसी ने मुझे निराश नहीं किया। और डॉक्टरों की तो मैं प्रशंसा करना चाहूं, क्योंकि निशुल्क भाव से, मतलब कोई उनके मन में भाव ही नहीं होता कि, तो वो एक बड़ी बात है। हमने मरीजों को, डॉक्टरों को जोड़ने में एक सेतु का काम किया है। हमने कवियों को और काव्य प्रेमियों को जोड़ने में एक सेतु का काम किया है। इसलिए मुझे लगता है रुस्तम सिंह जी ने कहा कि मैंने माता पिता के लिए अपने सम्मान की बात की है। माता श्री का आशीर्वाद हमारे साथ है, वो हमारे साथ ही रहती हैं, उनको भी अच्छा लगता है। वो भी गांव में उन सब लोगों से मिलके बहुत खुश होती हैं। सामान्यतः वो माता जी साथ ही रहती हैं, लेकिन जब वो कैंप होता है तो वो पहले पहुंच जाती हैं ताकि वहां के लोगों से मिल सकें। कुछ मरीज उनके पास भी आ जाते हैं। तो हमारा जुड़ाव जो है वो बना हुआ है। पिताजी नहीं रहे, लेकिन उनकी जो भावना है उनको हमने जिंदा रखा है। ये कवि मंजीत सिंह जी ने लिखा है, राजा खेड़ा जानने का मेरा भी अनुभव रहा है, बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं पवन जैन जी। सरदार मंजीत मैं सिंह अभी ज्वाइन हुए। जी मैं मंजीत भाई को प्रणाम करता हूँ, वो भी मेरे अनुरोध पर आए हैं। और मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान के हर शीर्षस्थ कवि, सुरेन जी तो मेरे ख्याल से, और अशोक जी तो दर्जनों बार आए हैं, कुमार विश्वास भी 3-4 बार वहां पे आए हैं, और भाई राहत इंदौरी हो, मुनव्वर राणा हो, सबीना अदीब हो, जितने भी लोग कवि हैं अधिकांश लोग वहां आए हैं। और कुछ कवि नहीं आ पाए हैं जिनका हमेशा मुझे इंतजार रहता है, और वो कहते भी हैं कि पवन जी हम आएंगे जरूर, इस बार नहीं आ पा रहे। तो मैं उनका भी इंतजार करता हूं जो नहीं आए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जब स्थितियां थोड़ी सामान्य हो रही हैं, अभी हमने भोपाल में एक बड़ा कवि सम्मेलन आयोजित किया था रवींद्र भवन में, और मैं कोरोना काल का मान सकता हूँ, भोपाल का एक बड़ा आयोजन था जिसमें हजारों लोग मुक्ताकाश मंच पर थे, हमारे देश के शीर्षस्थ कवि थे। और एक कोरोना काल के दौरान कोई एक आयोजन था जिसमें लोगों की शिरकत भी थी, उसको तमाम चैनलों के माध्यम से लाखों लोगों ने देखा भी। तो मैं मानता हूं कि कविता का वो दौर फिर लौटेगा, क्योंकि कविता और शायरी जब तक आमने सामने नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं उसमें उतनी जीवंतता नहीं आती ऑनलाइन में। जो जीवंतता तत्काल में है, जो कवि को अपेक्षा रहती है, उसको जो दाद मिलती है, उसको जो ताली चाहिए, उसको जो एम्बियंस चाहिए, वो ओपन जो रहता है माहौल, वो वहां पर ही मिलता है, जो कवि सम्मेलनों के लिए प्राणवायु का काम करता है। अभी सर इस कार्यक्रम में और भी बम्बई से एक आर्टिस्ट पेंटर विजय लक्ष्मी जी जो हमारे इस कार्यक्रम में आ चुकी है, वो भी ज्वाइन हुई। प्रेम गुप्ता, वैशाली गुप्ता, भोपाल से और भी कई कलाकार जो आपको उस समय से अपनापन रखते हैं, उससे जुड़े हुए हैं और लगातार देख रहे हैं सर इस कार्यक्रम को। एक मैं ये भी देखता हूँ कि संस्कृति हुआ, पुलिस महकमे में आप हैं, और ये सारे रचनात्मक आयामों से जुड़े। खेल में भी आपका खूब अच्छा रुझान है, अपने फिटनेस को बनाए रखने के लिए आप लगातार खेलते हैं, और अब आप उस विभाग के मुखिया। कई बार क्या होता है कि मतलब आपको मालूम नहीं होता कि मैं जब पहली बार संस्कृति विभाग में गया तो मेरे मन में संस्कृति विभाग के प्रति बहुत ज्यादा वो नहीं था। लेकिन मुझे एक बार, हम लोग कुमार विश्वास साथ में किसी कवि सम्मेलन में थे, तो कुमार विश्वास ने कहा कि भाई साहब आप संस्कृति संचालक के रूप में क्यों नहीं जाते? वहां के मध्य प्रदेश शासन विभाग संस्कृति विभाग के लिए इतना कुछ कर रहा है, इतने सारे पुरस्कार किसी राज्य में नहीं दिए जाते। और मुझे अवसर मिला वहां काम करने का। मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा वहां पे जो एक होता है ना कि चाहे वो भारत भवन के फिर से कैलेंडर जारी हुए हों, फिर से वहां रौनक लौटी हो, संस्कृति विभाग में हमने
आपके सहयोग से, आप हों, हरचंदन भट्टी हों, तमाम लोगों के साथ हमने वो एनुअल कैलेंडर बनाया। ये जो तानसेन समारोह है, खजुराहो समारोह, इसका गौरव लौटा। मुझे मालूम है कि उस वक्त ये सारे बड़े कलाकार एक साथ आए हों, अमजद अली खान हो, हरिप्रसाद चौरसिया हो, पंडित शिव कुमार शर्मा हो, एक साथ सब लोग ग्वालियर में आए। खजुराहो डांस फेस्टिवल में हेमा मालिनी जी खुद अपनी दोनों बेटियों के साथ आई, भारत की शीर्ष डांसर आई, और उसको हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट दोनों कार्यक्रम का किया। और उसमें हमने गेल इंडिया के माध्यम से आयोजक और प्रायोजक भी ढूंढे, उसका गौरव फिर से लौटा। मुझे वो सारी चीजें आज भी मुझे लगता है कि ऐसे विभागों में जहां लोग कम होते हैं, जहां बजट कम होता है, लेकिन उसके बाद भी काम करने के बहुत अच्छे अवसर हैं। खेल मेरे जीवन का अंग है, मैं खेल प्रेमी हूँ। बचपन से जो सबसे पहले पन्ना पढ़ता हूँ खेल का पढ़ता हूँ, और मेरे जैसे करोड़ों हिंदुस्तानी हैं जिनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं जब दुनिया के सबसे बड़े खेल मेले ओलंपिक में तिरंगा ऊपर जाता है और जनगण मन की धुन के नीचे एक भारतीय मुस्कुराता है। खिलाड़ी गीत हैं, गालिब की गजल हैं, गंगा हैं, सुनाते जो हमें जनगण, खिलाड़ी वो तिरंगा हैं। हमें अभिनव बिंद्राओं की तलाश है, और मुझे वो महकमा मिल गया है कि हम कोशिश करेंगे कि हम प्रदेश में और देश में ऐसे खिलाड़ी तैयार करें जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिरंगे को पूरी शान से फहरा सके। मेरे एक सहयोगी प्रमोद डेकाटे भी साथ में, वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो भी आपको बहुत चाहते हैं और आपके साथ अच्छा काम करने का उनको अवसर मिला। हम लोग हमेशा ये आपस में बात करते हैं कि आपकी सरपरिस्थिति में जितना अच्छा काम किया जा सकता है आदमी कर सकता है। हमेशा मैंने महसूस किया, और मेरे को हमेशा आपकी आंखों का भी बहुत लिहाज रहा है। मैं जानता हूं कि आप में सच्चे आदमी की परख की शक्ति बहुत असाधारण है, ये बहुत रेयर लोगों में होती है। सुनील, क्या होता है कि देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप किसी भी विभाग में रहें, मेरा 33 साल का अनुभव है। मैं संस्कृति विभाग में रहा, पुलिस हाउसिंग में रहा, मुख्यमंत्री सचिवालय में रहा, तमाम जिलों में पुलिस अधीक्षक, कहीं आईजी के रूप में, कहीं अनग रहा, और अब मैं खेल विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में हूं। आपके पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उत्कृष्ट श्रेणी का काम करते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका विभागाध्यक्ष कौन है या उनका मुखिया कौन है। आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी होती। एक चीज जो मैं कहता हूं कि हमेशा जहां टीम काम करती है, आप ये देखिए कि मैं एक उदाहरण के रूप में देना चाहता हूं, क्रिकेट चूंकि खेल है और मैं उसको बहुत जुनून से देखता हूं। हमारे सर्वकालिक महान खिलाड़ियों की अगर हम तुलना करें तो सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन भारत ने वर्ल्ड कप किसकी कप्तानी में जीता? कपिल देव की और महेंद्र सिंह धोनी। अभी हमारे पास विराट कोहली विश्व के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन जो खिलाड़ी टीम के साथ काम करता है, किसी की व्यक्तिगत योग्यता, अगर मान लो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की व्यक्तिगत योग्यता में कोई कमी नहीं है, लेकिन टीम तब जीतती है जब 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तो वो बात थी 1983 की कपिल देव की टीम में थी, जिसको के लोगों ने छुपे रुस्तम कह दिया था, लेकिन उन्होंने वेस्ट इंडीज जैसी विश्व चैंपियन टीम को फाइनल में हरा के वर्ल्ड कप 83 में जीता था। और 2011 में, उससे पहले कहा जाता था कोई टीम अपनी धरती पर विश्व कप नहीं जीत सकती, तब महेंद्र सिंह धोनी के धुरंधरों ने उस परिपाटी को झुटला दिया था। हिंदुस्तान पहला देश था जिसने अपने मुल्क में उस वर्ल्ड कप को जीता। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया जीता और इंग्लैंड में अभी इंग्लैंड जीता है। तो वो परिपाटी भी, तो मैं कहता हूं खेल टीम से जीता जाता है। तो अगर हमारे पास सुनील मिश्र हैं, प्रमोद डेकाटे हैं, हरिचंदन भट्टी हैं, अशोक हैं, राहुल रस्तोगी हैं, प्रेम शंकर हैं, तमाम लोग हैं जो संस्कृति विभाग के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका एक वहां से हो गया है। तो इन सबके मिलने से, काम करने से भारत भवन में रौनक आती है। इन सबके मिलने से, काम करने में हमारे कार्यक्रम, मैंने आपको देखा है कुंभ में, मैं गया था सिंगस्ट में 2016 के कार्यक्रम में, आपने इतने सारे आयोजन एक साथ किए, हजारों कलाकार पूरे देश से आए। उस दौर में जब भीड़ में एक व्यक्ति को लाना मुश्किल है, तब आप सैकड़ों कलाकारों को लाते थे, उनके रुकने का, ठहरने का इंतजाम कराते थे, वहीं लोग आते थे, स्नान करते थे, शाम को भजन सुनते थे, कहीं पे संगीत और नृत्य की महफिलें होती थी। एक साथ आधा दर्जन मंचों पर, कहीं पे आपकी रामायण चल रही है, कहीं पे कवि सम्मेलन चल रहे हैं, कहीं पे कोई नृत्य नाटिका हो रही है। तो उतना बड़ा आयोजन करने का सामर्थ्य मध्य प्रदेश में है, और ये आप लोगों ने दिखाया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब लोग आधार स्तंभ हैं।
आप लोग नींव की ईंट हैं, हम लोग कंगूरे हैं, हम लोग आते जाते रहते हैं, शिखर पर रहते हैं, इसलिए लोग हमें देख लेते हैं, हमें आपके काम की प्रशंसा मिल जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने वाले जो लोग होते हैं, अगर आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे, टीम के रूप में रखेंगे, तो आप बेहतर काम कर पाएंगे और विभाग की बेहतर छवि बनेगी। जो भी संस्कृति विभाग में अच्छा हुआ है, उसके लिए जो लोग थे वो कहीं ना कहीं वो टीम थी जिसके साथ हमने काम किया। आज हम खेल विभाग में हैं, तो वहां भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो उतनी शिद्दत से, उतने जुनून से काम नहीं करते, तो हमें उनसे भी अच्छे काम लेने का संभावना ढूंढनी चाहिए, लेकिन जो अच्छे हैं उनकी हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए। आपकी सर खूबी है कि आप न्यौछावर तुरंत कर देते हैं सब पे, और वही आप उसी तरह से जोड़ते हैं। आपके पास खुद कुछ पास पे नहीं है, आप दरवेश की तरह। मुझे आज भी याद है कि किस तरह से आप मंच पर, अगर आपको मंच अच्छा लगा, आपको कार्यक्रम अच्छा लगा, तो आपने वही तुरंत तारीफ कर दी, ये हरजिंदर भट्टी ने इतना सुंदर काम किया, या फलाने व्यक्ति ने इतना सुंदर काम किया। तो ये जो तुरंत बिखेर देने की क्षमता जो है, सबका सबको लौटा देने की, ये आपको सबसे अलग करती है। हमारा सर समय लगभग पूरा हो चला है, और मैं क्या कहूँ, ये एक आध बार हम लोग और मिलेंगे सर, इस संवाद किसी तरह आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने की बहुत वजह रहेंगी, लेकिन इस बातचीत को मैं बहुत याद रखूंगा 150वें एपिसोड पर। और मेरे मन में हमेशा ये आ रहा था, धीरे से मैं इस कार्यक्रम को इसका उसको समापन भी करूंगा। पहले हम इसको रोज करते थे सर, फिर अब ऑफिशियल व्यस्तताओं के कारण अभी हफ्ते में 2 दिन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बंद भी होगा। नहीं सुनील, मैं तो चाहता हूं कि मैंने आपकी बहुत सारी फिल्म समीक्षाएं पढ़ी हैं, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो मेरे मन में एक भावना थी कि मैं उस पल का साक्षी बनूं। जब राष्ट्रपति जी ने दिल्ली में पुरस्कार दिया, तो मुझे एक अच्छा लगा कि एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया गया जिसने पूरी जिंदगी अपने विभाग के लिए न्यौछावर कर दी। और आपने जो भी लिखा है, रचा है, उस सब के बावजूद कि आप रात रात भर जग के कार्यक्रम करते हैं, कलाकारों को लेने छोड़ने और उनकी पूरी व्यवस्था का दायित्व रखते हैं, फिर आप अपना लेखन भी करते हैं। तो जब आपको सम्मान मिला, तो मैंने ये पाया कि वो मध्य प्रदेश के संस्कृति के हर प्रेमी का सम्मान था, वो हर कला समीक्षक का सम्मान था, और वो हिंदी के उस हर बेटे का सम्मान था जिसके मन में अपनी भाषा के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति एक जिजीविषा है, एक लगन है, वो अपनी भाषा के प्रति एक सम्मान है, अपनी भाषा के प्रति एक भाव है। तो वो मैं आपकी समीक्षाओं में देखता हूं, और लगातार आप इतना अच्छा करते हैं, इतनी सारी चीजें आपने आयाम कर लिए। मैं भी इंस्टाग्राम से बहुत वाकिफ नहीं हूं, आपके कारण ही मैं इस प्रोग्राम में इंस्टाग्राम से जुड़ा हूं, और आगे कोशिश करूंगा कि जुड़ा रहूं। तो आपने हमें तकनीकी के साथ भी दक्ष कराया, क्योंकि हम लोग कई बार लिखने पढ़ने वाले लोगों के साथ ये खूबी रहती है कि तकनीकी में उतने दक्ष नहीं है, लेकिन आपने शुरू से ही मैंने देखा है कि तकनीकी का बहुत प्रयोग किया है। और हर कवि और कलाकार जब भी भोपाल में आता है, या इंदौर में आता है, या मध्य प्रदेश के किसी कार्यक्रम के यहाँ जाता है, तो वो आपकी मेजबानी की, आपकी अच्छाई की एक खुशबू लेके जाता है और पूरे देश में फैलाता है कि कलाकारों का जैसा सम्मान मध्य प्रदेश में होता है, पूरे देश में और कहीं नहीं होता। कहीं कहीं लोग गुस्सा भी होते हैं मेरे व्यवहार से। उनको लगता है वो तो मैंने बहुत कहा बेकार ना, आदमी। कई बार लोगों के मन में एक कसाय होता है, और उनको कई बार हमारे लोगों के मन में एक लालच भी होता है कि हर बार मैं ही क्यों नहीं। आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि आप हर बार के एक व्यक्ति को नहीं बुला सकते, आपको बहुत सारे कलाकार हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं खुद भी रहा, तो नृत्य का क्षेत्र है जिसमें प्रतिस्पर्धा बहुत है, कविता में भी बहुत प्रतिस्पर्धा है, आप हर कवि को बार बार नहीं बुला सकते। कुछ कवि ये चाहते हैं कि वो हर कार्यक्रम में आए, तो बहुत से नवोदित और बहुत से नए कवियों से लोग रूबरू नहीं हो पाएंगे। फिर आप व्यवस्थाओं के साथ जुड़े, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या जो हमारे नीति नियंता हैं, माननीय मंत्री वगैरह रहते हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं रहती हैं। जनप्रतिनिधि जो कार्यक्रम के संयोजक होते हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद, उनकी अपेक्षाएं रहती हैं। तो आपको सारी अपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है। तो कई बार कलाकार की अपेक्षा जो होती है वो कहीं ना कहीं उसके कसाय के कारण भी होती है, तो उसको आप अन्यथा ना लें। आप ये लें कि वो कहते हैं ना, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ, मुखालफत से मेरी शख्सियत समरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। बहुत बहुत आभार सर, और आपका आशीर्वाद बना रहे इसी तरह, आपका स्नेह जो कि इस पूरे हमारे, मेरे निजी रूप से मेरे
जीवन की और जन्म की अनमोल पूंजी है। इसी आभार के साथ सर आप लोगों की भावनाओं के सामने मैं हमेशा नतमस्तक हूँ। मैं फिर से प्रणाम करता हूँ आपको और आपके जो मित्र हैं, चूंकि ये जितने लोग देख रहे हैं वो आपके भी मित्र हैं, कुछ मेरे भी हो सकते हैं, मैं उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। और दिवाली की बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको कि ये दिवाली हमें हर तरह की बीमारी और महामारी से दूर रखे और दिवाली में नया उजाला आए और हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में शांति और अमन फैले। बहुत बहुत आभार सर, सभी सुनने वालों का भी, देखने वालों का। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू।